जय श्री श्याम, ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है आईफोन एक्सपोर्ट्स को लेकर। बताया जा रहा है कि आईफोन एक्सपोर्ट्स के मामले में एप्पल ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। इंडिया से $5 बिलियन से भी ज्यादा के आईफोन एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और जितने भी स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसमें 62% से भी ज्यादा फोन्स आईफोन्स ही हैं। इसका फायदा एप्पल को मिल रहा है क्योंकि एप्पल इंडिया को बहुत ही एम्बिशियस मार्केट मानता है। आगे चलकर हमने पिछली अपडेट में यह भी बताया था कि किस तरीके से 2024 के अंदर एप्पल 1 लाख करोड़ की वर्थ के आईफोन्स को प्रोड्यूस करना चाहता है और उनको दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना चाहता है। एप्पल का प्लान है कि अगले 3-4 सालों में इंडिया के अंदर $40 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। वैसे देखना होगा कि एप्पल का एम्बिशन किस तरह से पूरा होता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इंडिया की तरफ से। बताया जा रहा है कि इसने 10 करोड़ के करीबी डीमैट अकाउंट्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, यानी कि यहां पर डीमैट अकाउंट्स के जो नंबर्स हैं वो 10 करोड़ से ज्यादा के रह रहे हैं। अगर हम बात करें CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इंडिया की, तो ये एक तरह की डिपॉजिटरी है जहां पर सिक्योरिटीज यानी कि स्टॉक्स को डिजिटल फॉर्म में होल्ड किया जाता है। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी और इसे ओन करते हैं जॉइंटली बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें BSE भी शामिल है, HDFC भी शामिल है और साथ में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी शामिल है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अडानी विल्मर को लेकर। बताया जा रहा है कि अडानी विल्मर अपने सारे के सारे स्टेक्स GQG पार्टनर्स या फिर कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को सेल कर सकती है और ये अमाउंट होने वाला है $2 बिलियन से लेकर $2.2 बिलियन का। माना जा रहा है कि अभी अडानी ग्रुप के पास अडानी विल्मर के 43% से भी ज्यादा के स्टेक्स हैं, जिन्हें ये बहुत जल्दी डाइल्यूट करना चाहते हैं। इसके पीछे बहुत सारे वैराइट रीजंस बताए जा रहे हैं। एक रीजन तो ये भी है कि अडानी अब विल्मर में यानी कि फूड एंड बेवरेजेस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, ज्यादा देर इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहते हैं। दूसरे रीजन ये भी है कि जो बचे हुए पैसे इनसे मिलेंगे अपने बाकी के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है स्विगी और जोमैटो की तरफ से। बताया जा रहा है कि स्विगी और जोमैटो की जो मुश्किलें हैं बढ़ती जा रही हैं। टैक्स अथॉरिटीज ने इनसे अपनी डिलीवरी पर 18% टैक्स देने के लिए कहा है और बोला गया है कि दोनों कंपनी से 500 करोड़ की डिमांड की गई है। बताया जा रहा है कि जब से कंपनीज ने अपनी डिलीवरी करनी शुरू करी है, जो भी डिलीवरी चार्जेस ये लेते हैं उस पर ये 18% टैक्स लगाया गया है, जिससे इन दोनों को पे करना है। फिलहाल दोनों ही काफी डिस्ट्रेस में दिख रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे रिसेंटली लॉन्च हुए IPOs के बारे में, जिस पर इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा भरोसा जता रहे हैं और ओवर सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये IPOs 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक लॉन्च हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस पर लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा है। इसमें कुछ बड़े नाम भी हैं, जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजीज, जो कि एक इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाली टाटा की सब्सिडरी कंपनी है। इसका IPO 20 साल बाद आ रहा है। और अगली कंपनी है गांधार ऑयल। गांधार ऑयल एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी है जिसका IPO रिसेंटली लॉन्च हुआ और लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। और तीसरी कंपनी है फ्लेयर राइटिंग, जो कि एक पेन बनाने वाली कंपनी है। इसके IPO में भी लोगों ने अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो एयरलाइन को लेकर। बताया जा रहा है कि कमिश्नरेट ऑफ इनकम टैक्स ने 1166 करोड़ के टैक्स का अमाउंट डिमांड किया है इंडिगो एयरलाइन की तरफ से, क्योंकि भाई रिवाइज टैक्सेबल इनकम में इतना अमाउंट आ रहा है। अब इंडिगो एयरलाइन ने इस पर साफ प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम इतना अमाउंट पे नहीं कर सकते हैं और हम इसे कंटेस्ट करने वाले हैं। देखना होगा कि इंडिगो एयरलाइन इस चैलेंज को कैसे फेस करता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है FMCG कंपनी पतंजलि को लेकर। पतंजलि पर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी और बोला था कि आप भ्रामक ऐड बनाना बंद करिए, क्योंकि आपके जो ऐड होते हैं वो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं। इनसे सच में लोगों को उतना फायदा नहीं मिलता और साथ में 1 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई गई पतंजलि के ऊपर। अब पतंजलि ने रिप्लाई किया है और कहा है कि भैया अगर हम झूठे ऐड बनाते हैं, हमारे प्रोडक्ट से लोगों को फायदा नहीं होता, तो सुप्रीम कोर्ट हमें डेथ सेंटेंस सुना सकता है, क्योंकि हम अपनी बात पर अडिग हैं। हम खुद कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से लाखों लाख लोगों का फायदा हुआ है, उन्हें बेनिफिट हुआ है और हम कोई झूठा प्रोपेगेंडा नहीं फैलाते हैं। पतंजलि ने आगे ये भी कहा कि आप हम पर 1000 करोड़ की पेनल्टी लगा सकते हैं, लेकिन हम अपनी बात पर बने हुए रहेंगे। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से पतंजलि इस रूलिंग को कंटेस्ट करता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है D2C ब्रांड मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर्स की तरफ से। होनासा कंज्यूमर्स के लिए एक अच्छी खबर है कि सेकंड क्वार्टर ऑफ 2024 में इनके प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। बताया जा रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि सारे टैक्स देने के बाद जो इनका प्रॉफिट रह रहा है वो 29 करोड़ तक पहुंच चुका है सेकंड क्वार्टर ऑफ 2024 में। और इसमें साथ में इनका रेवेन्यू भी 21% तक बढ़ा है, जहां पर इनका पिछले साल का रेवेन्यू 400 करोड़ के आसपास था। इस बार बताया जा रहा है कि रेवेन्यू 500 करोड़ के करीब पहुंच गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अजय बंगा की तरफ से। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने अपनी एक रीसेंट स्टेटमेंट में कहा है कि वो समझते हैं कि इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज को स्ट्रेट ऑन नहीं कहा जा सकता कि आप अपने कार्बन एमिशन को कम करिए, क्योंकि उनके
पास रिसोर्सेज की भारी कमी होती है और इनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। उन्होंने ये बात भी कही कि किस तरीके से वो समझते हैं कि अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है वो चाह रहे हैं कि वहां के सेंट्रल बैंक को पूरी तरीके से स्क्रैप कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन है और जॉब्स की भारी कमी है। वैसे देखना होगा कि जो करंट सिनेरियो है यहाँ पर छोटी इकोनॉमीज के लिए, कमजोर इकोनॉमीज के लिए काफी मुश्किल रहने वाला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है क्लोरिंग लाइन रेमंड की तरफ से। बताया जा रहा है कि रेमंड का जो स्टॉक है 13 नवंबर से लेकर अब तक 12% डिक्लाइन कर चुका है, जिससे इन्वेस्टर्स को 1500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है गौतम सिंघानिया और उनकी वाइफ के चल रहे विवाद को। गौतम सिंघानिया रेमंड के एमडी हैं और उनकी वाइफ के साथ एक विवाद चल रहा है जहां पर ये सेटलमेंट कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि उनकी वाइफ ने 75% ऑफ उनकी वेल्थ को क्लेम किया है, जिस पर उन्होंने अग्री भी कर लिया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से गौतम सिंघानिया की पर्सनल लाइफ अफेक्ट करती है रेमंड और उसके कामकाज को। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर। बताया जा रहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने आरबीआई में अप्लाई किया है ताकि इन्हें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से हटाकर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी कि सीआईसी कंपनी बना दिया जाए। अब ये सीआईसी यानी कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है ये भी जान लेते हैं। ये जो कंपनीज होती हैं ये कोर इन्वेस्टमेंट में फोकस करती हैं, जहां पर ये शेयर्स में और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती हैं, ट्रेड नहीं करती है। और कोर कंपनीज जो भी जियो की रह रही हैं उनमें ये अपने इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसका फायदा ये भी है कि ज्यादा फ्लेक्सिबल रह सकते हैं इनके असेट्स, और देखा जाता है कि यहाँ पर 90% इनके जो असेट्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट में ही होंगे। तो एक तरीके से यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा भी मिल सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को इससे, और देखा जाता है कि वहां पर ओनरशिप और कंट्रोल में भी थोड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन मोटा मोटी बात यही है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अब एक सीआईसी कंपनी बनना चाहती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एडटेक प्लेटफॉर्म बायजूस की तरफ से। बायजूस के बारे में हमने अपनी पिछली अपडेट में बताया था कि इन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 9000 करोड़ का नोटिस सर्व किया है और कहा है कि आप बताइए कि किस तरीके से फेमा एक्ट का उल्लंघन हुआ। अब भाई बायजूस के बारे में बताया गया कि पिछली बार इन्होंने बोल दिया हमने कोई भाई उल्लंघन नहीं किया, अपने शेयर होल्डर से भी बोल दिया कि हमने सारे कंप्लायंस को फॉलो किया है। इसके बावजूद अभी फिर से ईडी ने कंफर्म किया है कि हमने इन्हें नोटिस सर्व किया है और हमें इनसे जवाब चाहिए। तो बायजूस की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने बोला है कि किस तरीके से आपने जो फॉरेक्स फंड्स थे उनको यूज किया है, आप इसकी जानकारी दीजिए। तो कहीं ना कहीं बायजूस की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ती जा रही हैं। वैसे क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है इन सब चीजों के बावजूद बायजूस का फ्यूचर? कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली एक बड़ा कदम लिया है और जितने भी ऑफिशियल्स फेम स्कीम से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन चलाने की मांग की है, ताकि देखा जाए कि इन्होंने कोई स्कैम तो नहीं किया है। फेम स्कीम यानी कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल देश में सरकार की एक बहुत ही बड़ी एम्बिशियस स्कीम है, जिसके तहत जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं इनके अडॉप्शन में तेजी लाई जा रही है और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें सब्सिडाइज किया जा रहा है। और ये भी सवाल उठ रहे हैं कि लोकलाइजेशन में यहाँ पर कुछ ऑफिशियल्स ने धोखाधड़ी करी है, जिसके लिए यहाँ पर जांच की बात की जा रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से मिनिस्ट्री इसको आगे बढ़ाती है। वैसे ये अच्छी बात है कि मिनिस्ट्री यहाँ पर एक्टिव है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ई कॉमर्स टेक जायंट अमेज़न की तरफ से। बताया जा रहा है कि अमेज़न देश के अंदर जितने भी इनलैंड वाटरवेज हैं इनका इस्तेमाल कर सकता है ताकि अपनी सर्विसेज को और ज्यादा बेहतर कर सके। यहाँ पर ये जितने भी डिलीवरीज करते हैं उसके लिए ये वाटरवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बताएं कि देश में कितने किलोमीटर के वाटरवेज हैं तो करीब 20,000 किलोमीटर के वाटरवेज है, जिसमें रिवर्स भी आती हैं, कैनाल्स भी आते हैं, और इनका इस्तेमाल अब अमेज़न अपनी सर्विसेज को बेहतर करने के लिए कर सकता है। अमेज़न का कहना है कि इससे हमारी कॉस्ट भी बचेगी और पंक्चुअलिटी भी बेहतर होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि किस तरह से अमेज़न को वाटरवेज के तहत मजबूती मिल सकती है, इनकी सर्विसेज बेहतर हो सकती हैं? बता सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट अपडेट आ रही है राइडिंग कंपनी उबर की तरफ से। उबर ने रिसेंटली एक बड़ा प्लान बनाया है और ये कोलकाता में अपनी शटल बस सर्विसेज को शुरू करना चाह रहे हैं। अब ये शटल बस सर्विसेज क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके एम्प्लॉइज डेली कम्यूट करते हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए शटल बस सर्विसेज की शुरुआत की जा रही है, जहां पर कुछ सीट्स यहां पर एम्प्लॉइज के लिए रिजर्व की जाएंगी। 10 से 50 के करीब सीट्स हो सकती हैं और यहां पर अगर वो एम्प्लॉइज डेली रूटीन में ट्रैवल करते हैं तो उनको टाइम भी कम लगेगा, बाकी बसेस के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, उनका कॉस्ट भी बचेगा और साथ में पंक्चुअलिटी भी ऑफिस में बेहतर हो जाएगी। तो यहां पर उबर एक तीर से बहुत सारे निशाने साध रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी ईथर एनर्जी की तरफ से। ईथर एनर्जी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि 2024 में ये अपने फैमिली स्कूटर्स को लॉन्च करने वाले हैं। ये जानकारी इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी और कहा कि जो हमारे फैमिली स्कूटर्स होंगे हमारे प्रीवियस स्कूटर से थोड़े ज्यादा बड़े होंगे और बेहतर होंगे, जहां पर जो फैमिलीज हैं उनके काम पर ये स्कूटर आ सकते हैं, जहां पर स्पेस को अच्छा खासा ध्यान में रखा गया है। वैसे देखना होगा क्योंकि इंडियन फैमिलीज में स्कूटर्स की अलग
अलग ही वैल्यू है। क्या लगता है आपको, कमेंट पे बता सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है चेन्नई से। बताया जा रहा है कि चेन्नई का जो क्राउन प्लाजा है, इस होटल को अब बंद किया जा रहा है। ये एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क है चेन्नई के अंदर, जिसे 40 साल बाद बंद किया जा रहा है। ये 40 साल से ऑपरेशनल था। इसे बंद करने के पीछे का जो रीजन है वो ये बताया जा रहा है कि होटल ओनर्स इस होटल को रीबिल्ड करना चाहते हैं, जिसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। देखते हैं कि इसमें कितना वक्त लग सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका की टेक जायंट सॉफ्टवेयर कंपनी अडोबी की तरफ से। बताया जा रहा है कि अडोबी इंडिया में अपने पहले एआई जनरेटिव इन्वेस्टमेंट करने वाला है इंडिया के बेंगलुरु में। इंडिया के बेंगलुरु में एक कंपनी है जिसका नाम है Rephrase.ai। ये कंपनी एआई वीडियोस बनाने का काम करती है और अब अडोबी इसे पूरी तरह से एक्वायर करने वाला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज Binance की तरफ से। Binance के बारे में बताया था हम लोगों ने पहले भी कि किस तरह के इनके जो सीईओ हैं शेफैंग जाओ, इन्होंने जितने भी आरोप लगे थे मनी लॉन्ड्रिंग के, इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और अब देखा जा रहा है कि जैसे ही ये आरोप इन्होंने एक्सेप्ट किए, Binance से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 24 घंटे के अंदर 7,900 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स बाहर निकाल लिए और Binance को अच्छा खासा नुकसान हुआ। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़ा नुकसान है, तो ये इतना बड़ा नुकसान भी नहीं है, क्योंकि Binance के पास अभी भी $64 बिलियन के असेट्स मौजूद हैं। तो यहां हम सम अप करते हैं आज की अपनी डेली बिजनेस इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, जहां ऐसी ही अपडेट्स हम सही वक्त पर पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।